तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। क्या नाम है इसका? तो इसमें ना बेसिक ही पढ़ना है, और एक्चुअल में सच्चाई बताऊं तो क्लास 9th में इसको तुम लोग पढ़ के आए हो थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अब इस चैप्टर को शुरू कैसे किया जाए? तो एकदम फालतू फालतू चीज़ें हैं कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि क्यों इम्पोर्टेंस है, नीट में कोई नहीं पूछता है। तो तुम लोगों को मालूम है 3 टाइप के मटेरियल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। अब सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या करते हैं? हीट करते हैं। फिर लिक्विड को गैस बनाने के लिए क्या करते हैं? फिर हीट करते हैं। उल्टा प्रोसेस भी होता है ठंडा करके। एक होता है डायरेक्ट होता है, सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, तो ये भी पॉसिबल। हाँ, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैटर जो है वो 2 टाइप से क्लासीफाई होता है। क्या क्या? एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होगा। तो जो प्योर है उसको प्योर बोलेंगे, जो इम्प्योर होगा वो मिक्सचर होगा ना। तो एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस याद करने के लिए होमोसेक्सुअल याद रख लो, तो याद ही रहेगा। हेट्रो में मिक्सचर होगा अलग अलग चीज़ों का। अब जो प्योर एलिमेंट है वो भी 2 टाइप से क्लासीफाई होता है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है बताओ? एलिमेंट सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना होता है। और कंपाउंड क्या होता है? जो 1, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से बना हो। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट अपना क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ, लेकिन वाटर एक कंपाउंड है। बात समझ में आई ना? H2 एलिमेंट है और H2O कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? हाँ, डिफरेंट एटम। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर कंबाइन करें तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ऐसा है कि इसमें फ़ोटो बनाया हुआ है हाइड्रोजन, क्या है ये? अच्छा, इसको रोटेट करते हैं, अच्छा दिखेगा। कैसे होता है भाई रोटेट? प्रोजेक्टर लगा था बट मैंने अभी निकाल रखा है, इसलिए अभी इसी से देख लो तुम लोग। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, सबका साइज भी अलग अलग है ना। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है बोला जाए तो। पीरियोडिसिटी में पढ़ोगे ये सब। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके क्या बना दिए? H2 बना दिए। और 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है। और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस ये है ना कि ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ना वो एक ही एटम से बना होता है, और कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम से बना होता है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है क्या, ये देखो ये रहा, इसका भी एग्जाम्पल फोटो में बना हुआ है। ये H2O मॉलिक्यूल है। H2O का शेप जो है ना बेंड शेप होता है, इसलिए इसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट, ध्यान रखना। तो H2O जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी पोलर कंपाउंड है। और ये जो CO2 है ना ये प्लेनर है, स्ट्रेट लाइन में आता है। इसका जो अरेंजमेंट है इस वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उनके मेज़रमेंट के लिए अपने पास इंग्लिश सिस्टम था, मैट्रिक सिस्टम था। मेज़रमेंट से तो पढ़ना ही है यूनिट मेज़रमेंट में, तो उसको छोड़ो। SI सिस्टम मालूम ही है, SI सिस्टम है इंटरनेशनल डे यूनिट्स। आसान भाषा में बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इसको यूज़ क्यों करते हैं बताया था ना? क्या बताया था? हाँ, शाबाश। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते टाइम में बताया था कि SI सिस्टम को ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड अडेप्टेड यूनिट है। क्यों है पता है? क्योंकि ये कोहेरेंट सिस्टम है। इसके जो फंडामेंटल्स है ना उनसे तुम सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हो बहुत आराम से, सिंपल मैनिपुलेशन से, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बट बाकी में ना खिचड़ी पकती है। फॉर एग्जांपल अगर फुट पाउंड सेकेंड वाला देखो, अब फुट में कितना इंच होता है? फिर वो कितना 12 इंच होता है शायद 1 फुट में, और फिर वो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, छोड़ो, समझ में आई बात। लेकिन जो ऐसा ही सिस्टम है बड़ा सिंपल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बहुत एकदम सिंपल, 1 केजी में 1000 ग्राम, एकदम बहुत बेसिक है वो। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड अडाप्ट किया गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मास समझते हो और वेट। वेट क्या होता है? जो तुम्हारा mg लग रहा है ना, तो वो m क्या होता था? मास। तो मास क्या होता है फिर? मास चेंज नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारा हाथ काट के फेंक देते हैं, बताओ मास चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। वेट भी चेंज हो गया फिर तो, हो गया है ना। ग्रेविटी में वेरी नहीं करता है। मास होता क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। मैटर। तो क्या मास से पता चलता है कि कितना उस बॉडी में मैटर प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन गिवन बॉडी। जैसे इनके में जो भी इनका, तुम लोग जो वेट मेजर, वो जो मेजर मशीन में खड़े होते हो, उससे क्या मेजर होता है? मास की वेट, वेट मेजर होता है। तो जो भी तुम्हारा वेट है ना, 9.8 से डिवाइड करके मेरे को अपना अपना मास बता देना कल। ठीक है। वॉल्यूम तो तुम लोग को मालूम ही है, इस पे क्या ही बात करें। डेंसिटी पता है ना, क्या होता है डेंसिटी? हिंदी में बोलते हैं घनत्व। घना जंगल होता है ना, तो डेंस फॉरेस्ट। तो वैसे ही दिमाग में रखना कि कोई चीज़ अगर डेंस है तो उसके वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा टेम्परेचर, तो अपने पास 3 होते हैं उसके, क्या क्या? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन तो पता होना चाहिए ना भाई, 273 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं है, उस पर कभी यूज़ नहीं करते हम लोग। हमारा जो पूरा केमिस्ट्री है 99% टाइम्स केल्विन ही यूज़ होता है। इवन फिजिक्स के भी कैलकुलेशन में, थर्मोडायनामिक्स भी केल्विन पे ही काम करता है। ठीक, अब इनके अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, और ये साइंटिफिक नोटेशन। सिग्निफिकेंट फिगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, किसी और को बोल दूंगा पढ़ाने। ठीक है, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर अगर होता क्या है बताऊँ तो, मैंने यूनिट डायमेंशन भी बताया था, यहाँ भी वही बता रहा हूँ कि वो डिजिट्स है ना जिनको तुम गारंटी के साथ बता सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम लिख रहे हो 5.00, तो 00 का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ को लिख देता 5.001, तो वो 00 अब सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू मेरे को गारंटीड है 0 है, तभी मैं 1 को बोल रहा हूँ आगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब छोड़ो। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोग देख सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस तो हम लोग फिजिक्स में करते ही हैं। तो यहाँ जो केमिस्ट्री में शुरू होगा वो होगा, स्टार्ट होगा लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन से। किससे शुरू करेंगे हम लोग? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो इसमें फर्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये लाइन रट के रख लो, हर जगह यही यूज करना है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसका क्या है कि सबको पता है ना, ये लॉ पता है कौन दिया था? ये एंटोनी लेवोशियर ने दिया था 1789 में। कई सारा एक्सपेरिमेंट किया और फिर दे दिया। तो इस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करते, सबको पता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, बट ये डिस्ट्रॉय होता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। बोलो, करके दिखाऊँ? काम करो, लकड़ी ले लो 1 किलो की, जला डालो। जलने के बाद क्या बचेगा? ऐश बचेगा, जिसका मास मुश्किल से 10-12 ग्राम के आसपास आएगा। बाकी मास कहाँ गया? उड़ गया, गैस बन गया। और कुछ? आइंस्टाइन चचा को याद करो, उनका एक तो खास फॉर्मूला है, E=mc। इसका क्या बोलता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहीं से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मॉडिफाई हो चुका है, पता है? ये नहीं यूज़ होता, इसके जगह यूज़ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हाँ, बट इसमें भी एक बट लगा हुआ है। अभी तक हमारे पास जो है ना, हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वरना ऐसा होता तो कितना मस्त होता ना, हाथ कट गया, एनर्जी डाल दो, हाथ पैदा हो गया, 1 नंबर। है कि नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो ये किसने दिया था भाई, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो इन्होंने बोला था कि कोई एक कंपाउंड है ना, वो हमेशा एलिमेंट जो कंटेन करेगा उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करूं तो वाटर मैं यहाँ नल से निकाल लूँ, समुंदर से ले आऊँ, नदी से ले आऊँ, चाहे तालाब से ले आऊँ, कहीं से भी लेके आऊँ, वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रखेगा। तो ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का बोलने का मतलब क्या है भाई, ये हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का 16 है ना। तो ये 2:16 के रेशियो में हमेशा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रहेगा हर वाटर मॉलिक्यूल में। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट था लॉ ऑफ देखो स्टेटमेंट की उम्मीद करना भी मत, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ये मैं ऐसे ही लेता हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है। एक ही 2 चैप्टर में लूँगा भी, इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है और ये है, ठीक है। और मैं नोट्स लिखाने पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनो। वैसे भी नीट के क्रैश कोर्स में बैठे हो, रेगुलर में भी बैठे होते तो मैं नोट्स नहीं लिखाता हूँ ना, मैं CBSE में लिखवाता हूँ। नोट्स चाहिए प्रिंटेड ले जाओ, छापो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है ना, ये बोलता है, ये कौन था, ये डाल्टन भाई साहब, जॉन डाल्टन 1803 में दिए थे। तो इन्होंने बोला था, क्या बोला था, एक एग्जाम्पल से समझो। 2 चीज़ें बनती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके, H2 + O2, एक मैं बना सकता हूँ H2O और एक मैं बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ भाई, H2O2। ये क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, अगर मैं इनको बैलेंस करना चाहता हूँ, बैलेंस कर सकते हैं क्या इसको? कैसे बैलेंस करें बताओ भाई, ये तो बैलेंस ही है, इसमें क्या करना है, इसको हाफ कर देते हैं, है ना। ऐसी बैलेंसिंग नहीं होती है, लेकिन यूज़ हम लोग वो क्या नंबर करते हैं, वोल नंबर ही करते हैं। बट समझ सकते हो ना यार कि ये 2 ठोक लग रहा है तो ये 1 लग रहा है, ऐसा बात है बस। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या है, हाइड्रोजन का अमाउंट सेम है, अब मास लिख लेते हैं चलो। तो ये कितना यूज़ हुआ होगा, ये 2 ग्राम, 2 यूज़ हुआ होगा, 2 ग्राम, 2 MU जो भी होगा यूनिट उसका। ये 16 का आधा मतलब कि, अरे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, 2 ऑक्सीजन हुए तो ये तो 16 ही होगा ना, क्योंकि ये देखो ये 2 है और ये 32 है और ये 16 है। तो इसका मतलब अगर जो सेम कंपाउंड है वो मिल के 2 अलग अलग कंपाउंड अगर बना रहा है ना, और ये जो सेम है वो क्या है, हाइड्रोजन है, तो जिस ऑक्सीजन में वो मिल रहा है वो वोल नंबर है क्या, मतलब वो सिंपल वोल नंबर रेशियो है क्या? यही बोला था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जॉन डाल्टन भाई साहब ने। क्या बोला था इन्होंने, डाल्टन भाई साहब बोले थे कि इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैन कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर्स। तो है, ट्रू है, कोई दिक्कत, ट्रू है ये, ठीक। तो ये सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो था, ये भाई साहब थे, इनका नाम मस्त है, गे लुसैक। आपको जैसे भी तुमको प्रोनाउंस करना है करो, लेकिन है तो ये गे ही लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, बट ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अंग्रेज़ों के नाम हमारे बस में है ही नहीं, क्या कर सकते हो। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, क्या है ना, अंग्रेज लोग हमारा नाम लेते हैं तो उनको लगता है अरे ये क्या है, हम उनका नाम लेते हैं तो हमको लगता है कि ये क्या है। ओ तेरी, तो मैं लास्ट पेज में चला गया। तो मैं क्या बोल रहा था, गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि गैसेस जो कंबाइन होती हैं वो कैसे होती हैं, इस बारे में उन्होंने इसमें बताया था। इसको हटाते हैं। तो ये कब की बात है, ये है, इनका पूरा नाम है जोसेफ लुइस गे लुसैक। तो इन्होंने इस लॉ को दिया था 1808 में। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनती हैं ना,
तो जो गैसेस के कंबाइन हो रहे हैं, जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं वो सिंपल वोल नंबर रेशियो में कंबाइन होती हैं। क्या है यार, सबके सब एक ही टाइप की बात तो बोल रहे हैं। एक भाई साहब ने मास के लैंग्वेज में बोला, एक भाई साहब ने वॉल्यूम ला के बोला, फिर बोलते हैं सेम नहीं है हम लोग का बात। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल वोल नंबर रेशियो। तो H2O2 जब कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो अपन देख ही चुके हैं, मास का, वॉल्यूम भी वैसे ही निकलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अवोगाद्रो लॉ। तो इन्होंने कुछ नया किया था, इनका नाम पे एक बहुत ही कितना होता है, -20 कितना होता है? हाँ भाई आकाश, अरे यार मर जाओ तुम लोग। अवोगाद्रो नंबर कितना है? क्या नहीं, साफ साफ बोल। हाँ -23। अच्छा बेटा, शाबाश। एक एटम में 6.022 × 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। वाह, पागल वागल हो गए क्या भाई? +23 होता है, इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो। वेरी गुड, शाबाश। तो अवोगाद्रो की बात है, ये 1811 की बात है। हमारे देश में अंग्रेज लोग आ रहे थे, उस टाइम अवोगाद्रो भाई साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था? अवोगाद्रो नंबर ही था, बाद में आएगा। ठीक है, तो अवोगाद्रो ने किया क्या था, इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताया था। ठीक है, और क्या, ये तो हो गया। अवोगाद्रो का लॉ क्या है कि अगर अपन एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे देखें तो अगर मैं गैसेस का वॉल्यूम सेम लूँ तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। ठीक है, तो ये अवोगाद्रोस लॉ था। अब इस पे बहुत सारी कहानी है बट अपन नहीं पढ़ेंगे उसको, अपन आ जाएंगे सीधा अब थ्योरी पे। क्या था पहला थ्योरी? डाल्टन भाई साहब ने दिया था ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या था बताओ मेरे को, तुम ही लोग बताओ। 9th में क्या पढ़े थे इसके बारे में, या जब भी स्कूल में पढ़े तो क्या पढ़े? एक कंटेनर में बहुत सारे बोलो, जो भी है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उन लोग का जो सम ऑफ मास होगा वो इक्वल होगा ना। और कुछ? स्वाहा। चलो ठीक है, तो ये जो है ना एटम का मतलब बताए थे। इन्होंने बोला था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो कि इनविजिबल हैं। तो ग्रीक वर्ड है एटोमियो, और ये तो बहुत पुरानी बात है। ग्रीक फिलोसोफर थे एक डेमोक्रिटस, ऐसे कुछ अजीब सा नाम है। तो इन्होंने 460 से 370 BC के आसपास में ये बात बोली थी, बट उससे अपना काम नहीं बना। तो उसी के पेपर्स, मतलब उसी के डाटा को एनालाइज करते करते डाल्टन भाई साहब इस फिलॉसफी पे 1808 में पहुँचे क्या कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स। ठीक है, और जो एटम्स हैं सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबका शेप साइज सब कुछ एकदम सेम है, और हर एक जो अपना एलिमेंट है उसके एटम्स अलग अलग होते हैं। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, या कोई भी एलिमेंट लोगे सबके एटम्स एक जैसे नहीं हो सकते, सबके एटम्स डिफरेंट हैं। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि कंपाउंड्स जो हैं जब एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, कैसे होता है, रिएक्टेंट डाले प्रोडक्ट बन गया, कुछ बीच में रिएजेंट डाल दिए या कुछ कंडीशन लगा दिए, लाइट मार दिए जो तुम्हारी इच्छा, कैटलिस्ट डाल दिए, तो केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? तो उन्होंने बताया था डाल्टन भाई साहब ने कि इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें जो अपने एटम्स हैं ना वो अरेंज हो जाते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
ठीक। तो यही था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन का जो मेन चीज़ था ना कि एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड सॉरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी, हाँ एलिमेंट भी नहीं बोलो, मैटर बोल लो। इन्होंने मैटर की बात की थी कि हर मैटर कुछ भी है, क्या होता है मैटर, क्या होता है, हाँ एनीथिंग ऑक्युपाइंग स्पेस, हाँ मैटर उसको भी बोल सकते हो, जो भी अपने आसपास है सब कुछ मैटर ही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास जो होता है उस पर्टिकुलर एटम का मास है, और इसको मेज़र करने के लिए आज के ज़माने में तो तुम्हारे पास है इक्विपमेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर है, भयंकर भयंकर। बट पहले क्या था, किसी को कुछ आइडिया था नहीं उतना। तो क्या करते थे, हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट एलिमेंट है अपना, जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन बेसिक बना दिए कि यह है अपना 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और उसके कंपैरिजन में सारे को नंबर दे दिए, ठीक। बट फिर बाद में इससे काम नहीं चल रहा था, तो अभी जो मॉडर्न में यूज़ हो रहा है वो है कार्बन 12 का। उसमें 12 ग्राम कार्बन को अपन मान लिए कि ये अपना आइडियल है, जो स्टैंडर्ड है, और उसके रिलेटिव में सबके मास को डिफाइन कर दिया। तो ये चीज़ को एग्री कब किया गया, मतलब एक होता है ना यार, डिसीजन ले लिए कि हाँ भाई ठीक है आज के बाद ये चीज़ फॉलो करनी है, तो ये हुआ था 1961 में, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करते हैं, तो 1 एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है ठीक है ना यार, 1/12 बोल तो रहा हूँ, सुनो लिख लो, ठीक है। तो वहाँ से हाइड्रोजन एटम का मास जो आया था ना, वो आया था कुछ 1.0078, उसको फिर सिंप्लीफाई करके 1 ले लिया जाता है, ठीक है। तो AMU क्या है अपना, एटॉमिक मास यूनिट। बट अब थोड़ा और, इंसान है ना हम लोग, आलसी तो है ही है, एटॉमिक मास यूनिट इतना लंबा कौन लिखेगा, तो क्या करते हैं उसकी जगह पे हम लोग U लिख देते हैं बस, और U को क्या बोल देते हैं, यूनिफाइड मास। तो नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, देखो हमारे पास कोई भी चीज़ है ना, उसके आइसोटोप्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप अवेलेबल हैं। एक है कार्बन 12, इधर लिखा जाए, यहाँ लिखते हैं ना, कार्बन 13, कार्बन 14। अब ये चारों जो है ना, ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल नहीं है। ये वाले जो कार्बन 12 है ये अपना 98.89% मिलता है, ये वाला 1.0108% होता है, और ये 2 × 10⁻⁻10% होता है, मोस्ट अनस्टेबल वन। और ये दोनों स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है ना कि भाई एवरेज एटॉमिक मास, क्या एक एटॉमिक मास डिसाइड करना पड़ेगा ना अपने को उस चीज़ के लिए, तो क्या करते हैं, इनके परसेंटेज के हिसाब से इनको मास डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूँ 100%, तो 100 में 12 को दूंगा मैं क्या, 98% वेटेज, तो 12 × 0.98, 13 × 0.1, 14 × 0.2 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालूंगा। आधा 12 ही है कार्बन का। तो उसको तुम लोग कर सकते हो कैलकुलेट अगर चाहो तो, कि 12 × 0.98, 13 × 0.01108 प्लस 14 × 10⁻10, ये तुम लोग कर सकते हो। -10 और फिर एक और 100 से डिवाइड करोगे ना, परसेंटेज में है वो, तो -12 हो जाएगा वो। तो ये कैलकुलेट करके तुमको जो मिलेगा वो 12.011 मिलता है। तो मतलब एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है ना उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं लूँ एवरेज, तब मेरे को मिलता है उस चीज़ का, और उसी को हम यूज़ करते हैं हमेशा। मॉलिकुलर मास, कोई भी मॉलिक्यूल है अपने पास, उसका हर एक एटम का मास को ऐड कर दो, मिल जाएगा मॉलिकुलर मास। तो मैं मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने तो नहीं सिखाने वाला यार, ठीक है। फॉर्मूला मास
किसी भी चीज़ का फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला के हिसाब से उसके एटम्स का मास निकाल लो। तो ये भी तुमको आना चाहिए, क्या आता ही है, उसमें क्या ही बताएं। ठीक है, तो और एक और अपन का होता है एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा वो तो बाद में आएगा, बट अभी बता दूं, कोई भी फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है तुम्हारा ग्लूकोज का C6H12O6, ये सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो में नहीं है ये लोग। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2O लिख सकता हूँ क्या? ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये वही बता रहा है जो ये बता रहा है का अरेंजमेंट। तो इसको एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। ये अपन डिराइव करना भी सीख लेंगे थोड़ा सा। अब आगे हमको पढ़ना है जो अपना मेन चीज़ है, मोल कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं फिर मोल कॉन्सेप्ट। इस पे सवाल बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से। चलो शुरू करते हैं, आराम से बताते हैं। पहले हर चीज़ नापते हो, नापने कुछ यूनिट होता है अपने पास। दूध नापते हो लीटर में, आलू नापते हो केजी में, है ना। अब साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना है, अब वो बोलेगा भैया 1 ग्राम डाल देते हैं हाइड्रोजन, 1 ग्राम डाल देते हैं ऑक्सीजन। तो ऐसे काम नहीं बनेगा ना, 1 ग्राम ऑक्सीजन में ही पता नहीं कितना आ जाएगा। हो गया है कि नहीं? इसका मतलब ग्राम तो यूनिट बहुत ही बड़ा था, नहीं होगा काम इससे। तो छोटा यूनिट खोजा जाए, मिलीग्राम यूज़ करें, उससे भी काम नहीं हो रहा था, मज़ा नहीं आया। फिर साइंटिस्ट लोगों को दिमाग में आया मोल कॉन्सेप्ट के बाद। तो अब इस मोल को समझने के लिए पहले मैं तुमको समझाता हूँ कि ये मोल का मतलब क्या है, फिर कॉन्सेप्ट को समझ ही जाओगे। देखो जैसे तुमको अगर बोला जाए, जैसे केला लेने गए हो, क्या बोलते हो दुकान वाले, भैया 1 दर्जन केला देना है। तो दुकान वाला दर्जन सुनते ही क्या करता है, 12 पीस निकालता है और तुमको थमा देता है। तो 1 दर्जन का क्या मतलब है, 12 पीस। तो वैसे ही साइंटिस्ट जब जाता है लेबोरेटरी में, तो इसका मतलब क्या है, 12 पीस। उसी तरीके से 1 मोल का जो मतलब है वो क्या है पता है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स लिख रहा हूँ, एटम हुआ तो उतने एटम्स निकाल के देंगे, मॉलिक्यूल हुआ तो उतने मॉलिक्यूल देंगे, है ना। तो बात समझ में आई क्या? मोल का मतलब ये याद रख सकते हो दिमाग में कि 1 मोल बोला तो जैसे 1 दर्जन में 12 पीस, वैसे 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इतना दिमाग में रख लो, बाकी आसान हो जाएगा काम। ठीक, ऐसा ही सिस्टम है अपना ये मोल भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ 1 मोल। तो 1 मोल जो है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ 12 ग्राम। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम उठाने का, फिर उसमें काउंट करने का कितने एटम्स हैं, फिर जितने आएंगे ना वही 1 मोल होगा, वो नंबर, और ये आता है वो नंबर। समझ में आई बात? एकदम सिंपल शब्दों में। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो कांस्टेंट, अवोगाद्रोस नंबर, N0 से रिप्रेजेंट भी किया जाता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को लूँ और उसके 1 मोल का मास बता दूँ, उसके 1 मोल का मास बता दूँ, तो वो होता है मेरा मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। तो देखो, इसीलिए कोई सब्सटेंस मैंने लिया, मान लो लेट अस एज्यूम कि हमने n मोल्स लिए किसी सब्सटेंस के, और उसका मास कुछ आया मान लो m। ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, m/n। तो यही जो है ना, ये क्या होता है, यही होता है मोलर मास। और यहीं से ना तुम जो फॉर्मूला रट के आए हो, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है हमारा गिवन मास। यहीं से रटते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। समझ में आई बात? तो ये नहीं है मेन ये था कि किस नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी उठाओगे उसका कुछ मास होगा,
उससे जब यूनिट मोल, एक मोल का मास जो निकालोगे ना, वो तुम्हारा मोलर मास होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज़ करते आ रहे हैं, अभी हमको वही करना भी है। ये ठीक है। एक चीज़ और अवोगाद्रो भाई साहब ने ही बताया था, क्या बताया था इन्होंने, लॉ ऑफ गैसेस। मतलब गैसेस जो हैं, अगर मैं सेम अमाउंट लूँ, सेम वॉल्यूम लूँ, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो सबका नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आता था। फिर इन्होंने एक और लॉ दिया था कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग STP लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस पे मैं अगर कोई भी गैस लूँ ना, इस पे मैं इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस उठाऊं और उसका 1 मोल का वॉल्यूम मेज़र करूं, क्या करूं, फॉर एनी गैस एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, ये तुम लोग कहीं पे पढ़े हो, लेकिन ये दिमाग में रखो, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, कि कोई भी वॉल्यूम, मतलब कोई भी गैस को अगर STP पे उठाओगे और उसका 1 मोल निकालोगे ना, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। कितना होगा वो, 22.4 लीटर। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 3 डाटा दिख रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये 3 याद करने में तो प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि कब कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, खिचड़ी बना देते हो। और उसके बाद क्या होता है, फिर मोल कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है। तो चलो मोल कॉन्सेप्ट को आसान बनाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हम लोग बच्चों जैसे खेलेंगे। ठीक है, तो तुम लोग भी वैसे ही खेलो। फिर ऐसा यहाँ पे 2 ठोक गोला बना लो, बीच में एक और बना लो, नीचे एक और बना लो। ठीक, ऐसे 4 स्टेशन है ये, मान लेते हैं ये बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कुछ भी है, 4 स्टेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये चारों स्टेशन के नाम क्या क्या हैं देखो। तो सेंट्रल स्टेशन जो है ना, ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स आता कहाँ कहाँ से था, 3 जगह से आता था। एक मास से आता था, एक वॉल्यूम से, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो एक स्टेशन को बना दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, मोल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को बना दो मास, और एक को बना देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते थे, तो हमको क्या मिलता था, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मास है, इससे मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मोल्स की तरफ जाने वाला रास्ता है ये हमारा, और ब्लू से मैं आने वाले रास्ते को बना देता हूँ उल्टा। 2 रास्ते होंगे। देखो हम लोग ओवर नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, एक स्टेशन से दूसरे जाना है, तुम लोग लेन चेंज करके दूसरे लेन में भी घुस के चले जाते हो ना। यहाँ नहीं करना है ये चीज़, यहाँ पे आइडियल सब कुछ रहेगा, एक ही रास्ता है जाने का, तो मतलब एक ही है। तो मास से नंबर ऑफ मोल्स पाने के लिए क्या करते हो, डिवाइड करते हो, किसका, मोलर मास का। अब एटम हुआ तो एटॉमिक मास डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जाने के रास्ते में अगर डिवाइड करोगे तो आने के रास्ते में ठीक उल्टा काम करोगे ना। तो आने के रास्ते में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में उस चीज़ का मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको टोटल मास मिल जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई, तो n मोल्स में कितने होंगे, n इंटू 6.02, मतलब अवोगाद्रो नंबर। तो जाने के लिए क्या करोगे, n0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आने के लिए क्या करोगे, n0 से डिवाइड करोगे। ठीक है ना। 1 मोल में 22.4 लीटर, तो n मोल्स में इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो वापसी के लिए फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये है अपना, ये जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ, मतलब मैं नहीं बोलता, जो भी है,
वैसे तो बहुत जगह मिल भी जाता है, बट ये जो है ये है अपना, देखो इस शेप में है ना, तो इसीलिए मैं इसको वाई मैप बोल रहा हूँ। और ये माई मैप जो है, ये वाई मैप, ये तुम्हारा पूरे मोल कॉन्सेप्ट को इस छोटे से डब्बे में समराइज कर दिया। अब तुम कोई भी सवाल उठाओ मोल कॉन्सेप्ट का, वो इसी से निकल जाएगा, सॉल्व कर लोगे, इसी से सॉल्व कर लोगे। और पूछता ही क्या है, बोलेगा भैया इतना तुम्हारे पास है, बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा, बताओ उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। इसी टाइप का ना सवाल पूछता है आखिर, कि और कोई रॉकेट साइंस लाता है, यही लाता है। तो अगर एक आध सवाल देखना चाहते हो तो मान लो मैंने तुमको दिया 3 मोल्स ऑफ इथेन, और मैं बोल रहा हूँ बताओ उसका कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें, तो निकाल लोगे। भाई तुम यहाँ पे हो नंबर ऑफ मोल्स पे, ये कितने हैं 3, और क्या है तुम्हारे पास, इथेन है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो n0 ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 इंटू n0 तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इथेन। ठीक है, तो ऐसे ही बस निकालना है तुमको। और एक देख लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ, घर पे जाकर करते रहना आराम से बैठ के। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। 52 यू ऑफ हीलियम क्या दिए हैं क्वेश्चन में, 52 यू हीलियम। इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। क्या करना है भाई, क्या दिया है तुमको, ये यू वाले यूनिफाइड मास है ना, ये तुम्हारा कितना है 52। हीलियम का कितना होता है मास, आई थिंक हीलियम का होता है 4, हीलियम का 4 होता है, तो 52/4 नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, और नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो इंटू n0 नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। तो इस टाइप से पूरा मोल कॉन्सेप्ट इस मैप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ये तुमको दिमाग में रहना चाहिए, करके देख सकते हो। मैं तुमको जो क्वेश्चंस अभी दूंगा डीपीपी में, सारे क्वेश्चंस इसी से बना सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स, वॉल्यूम, मास, कुछ भी निकालने बोले वो। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख लिए, फिर एटॉमिक थ्योरी देख लिए डाल्टन की, फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सब देखे। फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखे, फिर मोल कॉन्सेप्ट में हमने वाई मैप बनाया, जिससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का बड़े आराम से। फिर हम लोग देखे परसेंटेज कंपोजिशन, जो बहुत ही आसान सी चीज़ थी, है ना, उसका कोई ख़ास रोल हमारे लाइफ में वैसे भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जानता है भाई टोटल इतना है, उसमें ये चीज़ अगर इतना है तो कितना परसेंट हो, ये निकालना कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोगों को ग्लूकोज का फार्मूला मालूम होगा, C6H12O6 होता है। तो ये जो फार्मूला है ये एक्चुअल फार्मूला है इसका, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। लेकिन ये बता क्या रहा है हमको, ये हमको बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल अगर है अपना ग्लूकोज का, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है अगर ग्लूकोज का, तो उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो ये इनका एक्चुअल रेशियो बता रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि C/H/O जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6:12:6, ठीक। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ एकदम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा इन कंपाउंड्स का, तो देखो अगर इसको तुम 6 से अगर डिवाइड कर दो तो तुम क्या बोल सकते हो, 1:2:1। और उस हिसाब से अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, CH2O। तो ये जो है ये क्या बता रहा है, ये उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है ना। तो इसी को हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, ठीक। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है हर एटम का जो भी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक। तो अगर मेरे को एक कोई कंपाउंड मान लो दिया गया,
और उसमें बोला गया कि ये वाला इतना परसेंट है, ये एटम इतना परसेंट है, ये एटम इतना परसेंट है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैसे। तो देखो ये सवाल है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है उसमें, 4.07%। फिर बोल रहा है 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन, ठीक। और 71.65% क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, 71.65%। तो ये तीनों चीज़ों का, और इसके अलावा ये बोल रहा है मोलर मास जो है वो 98.96 ग्राम है। तो ये बोल रहे हैं कि आप एम्पेरिकल फार्मूला बताओ और साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताओ, ठीक। तो अब ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्या करें, तो खुद सोचो, 100% में होगा जो भी चीज़ दिया होगा, 100 आउट ऑफ 100 ही होगा ना, टोटल तो 100 होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर मेरा वो कंपाउंड 100 ग्राम था तो उसमें 14.07 ग्राम हाइड्रोजन था, 24.27 ग्राम कार्बन था और 71.65 ग्राम क्या था, क्लोरीन। 24.27 कौन सा, नहीं 4.07% हाइड्रोजन है, ठीक। तो अब इनका मोलर मास लिख लो भाई सबका, मैं मोलर मास यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का अपन लेंगे 1.008, ठीक है। कार्बन का होगा 12.01 और क्लोरीन का होगा 35.5। तो अब इसको सिंपल अगर रखना है इस चीज़ को तो भी रख सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो यहाँ पे यूज़ करनी है वो है। तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो गिवन मास इतना है, मोलर मास इतना है, दोनों डिवाइड करोगे तो समवॉट आएगा तुम्हारा 4.04। फिर ये 24.27 को 12.01 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.021। फिर क्लोरीन का ये 71.65 को 35.453 है, एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो ये होता है 453। तो इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 2.021, ठीक। ये क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसमें देखो ये 2.021 जो है ना ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है अपने नंबर ऑफ मोल्स की। तो इसको अगर मैं तीनों से डिवाइड कर दूं तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, लगभग 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये मिला तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या है, C1 होगा, क्लोरीन 1 होगा और H2 होगा। तो ये क्या है, CH2Cl। ये क्या मिला मुझे, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि एटम्स का रेशियो है वो। सोचो कैसे, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालोगे, कार्बन का 12 प्लस 2 प्लस क्लोरीन का 35.5, जो भी आएगा निकाल लो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास ये दिया हुआ है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, ये 35, 47, 49, तो लगभग ये 2 के आसपास आएगा, ठीक। तो ये 2 के आसपास आएगा। तो ये जो CH2Cl है इसमें मैं सबको डबल कर दूंगा तो मेरा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आएगा वो बनेगा C2H4Cl2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें।
ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हो रही है, तो हमने जो एग्जांपल लिया था देखो C6H12O6, और हमने क्या बोला था इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH2O। तो इसका जो मास आएगा वो 1 2 और 1 के रेशियो में आएगा जब इनको ऐड करेंगे तो, और ये 6 12 फिक्स। तो अगर इसका मास इससे डिवाइड, इसका ये ज़्यादा है ना, इसका मास अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो तुमको एक नंबर मिलेगा जिसको इसमें मल्टीप्लाई करके यही मिलता होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्या है भाई, STOICHIO, स्टाइकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। तो ये होता क्या है, तो देखो ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक है स्टोकियोन जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और दूसरा है मेट्रॉन जिसका मतलब है मेज़रमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स का मेज़रमेंट करते हैं, सिंपल था एकदम। ठीक, तो इसमें हम लोग करते क्या है, स्टाइकियोमेट्री की मदद से, इसकी मदद से हम लोग क्या पता करते हैं कि भाई कोई रिएक्शन अगर हुआ है तो उसमें कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट लगा, कौन सा रिएक्टेंट कितना लगा, ये भी हो सकता है ना, 2 रिएक्टेंट भी तो लग सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो कौन सा कितना यूज़ हुआ, कौन सा कितना अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट बना, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बना कम बना, मेजर माइनर प्रोडक्ट जो बनता है। तो इसमें हम लोग यही सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तब इसको देखने से पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। चलो, तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मान लो हमने लिया कंबशन ऑफ मीथेन। तो CH4 जो है ये ऑक्सीजन में हीट होता है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन हमको क्या मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। इधर में रिएक्टेंट है, उधर में प्रोडक्ट है। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखूं मैं तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है। तो क्या हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग दोनों साइड में तुक्का मार मार के एक अंदाज़ा बनाते हैं कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। तो हम उसको इक्वेट करते हैं। तो जब इक्वेट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो तो भाई देखो ये 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, एक यहाँ पे है, तो इसको 2 कर देता हूँ। चलो ले, हाँ, तो अब क्या हो गया, बराबर हो गया मेरे हिसाब से, तो एक ही बार में। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, इसलिए आसानी से बैलेंस हो गया। इसके अलावा अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लोग उसका स्टेट जरूर मेंशन करते हैं कि वो जो एलिमेंट वहाँ पे जो भी कंपाउंड जो भी चीज़ यूज़ हुआ है वो कौन से स्टेट में। तो ये एक गैसियस है, क्योंकि मीथेन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और जो वाटर बना है ना ये भी गैसियस फॉर्म में बना है। बाद में भले कंडेंस हो गया होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर टाइम पे वो गैसियस फॉर्म में ही बना है। तो अब एक बात बताओ, ये 2 क्या बताता है, ये 2 क्या बताता है, सोचो। तो ये बोलना ये नहीं चाह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ये और 2 मॉलिक्यूल इसके मिलके एक मॉलिक्यूल ये और 2 मॉलिक्यूल ये बनाए हैं, ये बता रहा है। मॉलिक्यूल का हम लोग मोल से भी समझ सकते हैं कि नहीं। तो 1 मोल ये, 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल मीथेन मिलके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रहे हैं। क्या आप इनका मास लिख सकते हैं? तो CH4 का मास कितना आएगा, CH4 का देखो, कार्बन का 12 और 4 16 ग्राम, तो 16 ग्राम CH4 और ये 32 दूनी 64 ग्राम ऑक्सीजन मिल के क्या बनाएंगे, CO2 का मास कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32, 32 12 44 ग्राम CO2 और वाटर 18 दूनी 36। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का 32 में ये कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई किया जो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इस चीज़ को एक तरीके से और समझ सकते हो भाई, ये चारों गैसेस हैं
एंड गैसेस अगर एसटीपी पे होती हैं तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 22.4 लीटर यूज़ हुआ है, ये 44.8 लीटर यूज़ हुआ है, ये 22.4 लीटर बना है और ये 44.8 लीटर बना है। ठीक है, ये कब ले रहे हैं हम लोग एट एसटीपी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या एसटीपी, पहले तो ये था कि ये 1 atm प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 273 केल्विन है। अब देखो ये जो एसटीपी के डेफिनेशन है ना 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस, ये पुराना IUPAC का डेफिनेशन है। मतलब IUPAC पहले इस चीज़ को अडॉप्ट किया था और इसके हिसाब से ये जो 1 atm था, मतलब इसमें ये जो प्रेशर था ना ये 101.325 किलो पास्कल था। बट बाद में IUPAC ने अपनी डेफिनेशन को चेंज किया है। उन्होंने अब एसटीपी का क्या मतलब बनाया है, उन्होंने अब एसटीपी को बोला है कि वो 100 किलो पास्कल या फिर अपन बोलें कि 10⁵ पास्कल है और साथ में टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस या बोलो तो 273 केल्विन। ठीक, तो इस डेफिनेशन पे जब इन चीज़ों को देखा गया तो वॉल्यूम ऑफ गैस 22.7 लीटर आ रहा था। तो उस हिसाब से फिर ये मॉडिफाई होके बन गया क्या 45.4, ये भी 22.7, 45.4। तो इसीलिए NCERT में इसको लिखा हुआ है। और कई बार हम लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सा यूज़ करें। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दिया होगा इसमें से उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। जनरली क्वेश्चन में 22.4 पे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ से तुमको समझ में क्या है ये सारी चीज़ों से कि भाई इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन लग रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, या बोल सकते हैं 1 मोल मीथेन लग रहा है, 2 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, या उसको मास में बोल सकते हो या फिर वॉल्यूम में बोल सकते हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये मास है, जो ये मोल्स हैं, जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, है ना। और यही चीज़ स्टोइकियोमेट्री बताती है। तो अगर मैं ये 16 ग्राम की जगह अगर 32 ग्राम यूज़ करता तो मेरा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना होता। ठीक है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमको इसका भी डबल करना पड़ता। तो यही स्टोइकियोमेट्री हमको बताता है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। मतलब एक अगर बैलेंस इक्वेशन है ये मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हमने आपको दिया 32 ग्राम CH4, 32 ग्राम CH4, पूछ रहा हूँ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, बच्चों जैसे जो यूनिटरी मेथड है उससे भी निकाल सकते हो। तो भाई 60 ग्राम था जब तो 44 ग्राम बन रहा था, तो 1 ग्राम के लिए 44/16 बनेगा, तो 32 ग्राम के लिए 44/16 इंटू 32 बनेगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है। इसको दिमाग में रख लो। अधिकतर सवाल इस पे आएंगे नहीं, अधिकतर सवाल होंगे लिमिटिंग रिएजेंट में। उसमें क्या होगा इसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री अगर समझ में आ गया है तो लिमिटिंग रिएजेंट को देख सकते हो तुम लोग। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा है कि बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। तो कैसे, चलो देखो, तुमको हमने 10 रोटी दी और सब्जी दिया, 1 बाउल मान लो। ठीक, अगर बाउल की स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेना खुद से। ठीक है, तो UL होता है कि WL होता है? ठीक, W ही है फिर वो। तो ये 1 रोटी मिला, 10 रोटी मिला और 1 बाउल सब्जी मिला। और तुम्हारी आदत है कि तुम 1 बाउल सब्जी में 10 रोटी खा जाते हो, लेट अस एज्यूम। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपको उस दिन 2 बाउल सब्जी दे दी है, तो क्या होगा, 1 बाउल सब्जी खाली पड़ा रहेगा। अच्छा, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 1 बाउल ही सब्जी दी लेकिन रोटी 15 दे दी, तो क्या होगा, 5 रोटी बच जाएगा। बट एक पॉइंट आएगा ना, तुम खाना स्टार्ट करोगे, फिर एक पॉइंट आएगा, उसके बाद तुम्हारा खाना रुक जाएगा, तुम और नहीं खा पाओगे। और वो रोकने वाला कौन होगा इस केस में, रोटी किस सब्जी, सब्जी ज़्यादा है बेटा तो सब्जी थोड़ी रोकेगा, रोटी ख़त्म हो जाएगी ना तो खाना रुक जाएगा।
इस केस में क्या होगा, सब्जी खत्म हो जाएगी तो खाना रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, रोक कौन रहा है, लिमिट कौन कर रहा है, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़। तो मतलब जो आइटम कम मात्रा में अवेलेबल होगा वो रोक देगा। उसी तरीके से रिएक्शन भी होता है, उसी तरीके से रिएक्शन भी होता है। तो अभी जो रिएक्शन हम लोग स्टाइकियोमेट्री में देखे उसी को ले लेते हैं। चलो, तो CH4 प्लस 2O2 गिविंग CO2 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, इसका बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं। तो 16 और ये 16 दूनी 32, कितना था भाई, 12 4 16 और ये 32 दूनी 64 और ये 44 और ये 18 दूनी 36। इतना मास लगना था। अब मैंने क्या किया, मैंने तुमको ना सिर्फ 8 ग्राम CH4 दिया। ठीक, तो क्या होगा, पूरा तो नहीं बनेगा बट कुछ तो होगा ना। देखो 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए था और 8 ग्राम के साथ भी मैं तुमको 64 ग्राम दे देता हूँ। चलो, तो क्या होगा, ये तुम्हारा कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, सोचो, खुद ही दिमाग लगाओ। तो देखो 16 ग्राम के लिए 44 बनता था, तो 8 ग्राम के लिए कितना बनेगा, 22 ग्राम बनेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो तुम देख के डिसाइड कर लिए कि ये वाला कम है, ये ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मेन चीज़ तुमको पहचाननी है इसमें। तो वो सवाल से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ भी वही बेसिक यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहले तो हम पता करेंगे कि जो दो रिएक्टेंट हैं उसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब कौन कम मात्रा में है, कौन रिएक्शन को रोकने वाला है और कौन सा बचने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होगा कि हम खोजेंगे कौन सा बचेगा और उसके बाद फिर यूनिटरी मेथड यूज़ करके आंसर ले आएंगे। तो इसका एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं जिससे कि इसको हम लोग समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो हम लेना चाहते हैं वो है, लिखो, सवाल है 50 kg ऑफ N2, 50 kg नाइट्रोजन and 10 kg hydrogen are mixed to produce NH3. कैलकुलेट NH3 फॉर्म, मतलब NH3 कितना बना, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, तो सिंपल है भाई, N2 प्लस H2 गिविंग NH3। अब रिएक्शन को कर लिया जाए बैलेंस, तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कर देते हैं 3, तो 3 2 जा हो गया 6। अब यहाँ पे 3 ही है, 2 कर देते हैं, 2n हो गया बैलेंस। सिंपल था। अब इनका मास लिख लो भाई, इनका मास लिख लो। कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन का मास कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा 28। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होगा 6 और यह NH3 कितना होगा, तो 14 और 3 17, 17 दूनी 34। सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है 50 kg, इसको ग्राम ले लो, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 10 kg। अब पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक, तो किस तरीके से देखें बताओ, 28 ग्राम को 6 लगता है, या तो ऐसे देख सकते हो, या फिर 6 ग्राम को 28 ग्राम नाइट्रोजन लगता है, ये देख सकते हो। जो भी तुमको पसंद है उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं मान लो सेलेक्ट कर रहा हूँ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है। तो 28 ग्राम को अगर 6 ग्राम लगता है
तो 1 ग्राम को 6/28 लगेगा। फिर 50 kg को 6/28 इंटू 50, मैं केजी नहीं मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि देखो ये जो है ना, ये एक नंबर बन गया होगा, तो ये डायरेक्ट आंसर मेरा केजी में आ जान दो। अब इस वैल्यू को क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? अरे तो ये तुम लोगों का 10.7 आया होगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, तो 10.7 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को 50 kg नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाना है तो मेरे को 10.7 kg हाइड्रोजन चाहिए, है क्या मेरे पास? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। एक नंबर, शाबाश। तो अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन रोक देगा रिएक्शन को। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम NH3 बनता है तो 10 kg से कितना बनेगा? तो 34/6 इंटू 10। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर बता दो फटाक से। ठीक है, तो कितना आया? 56.6 kg। हो गया आराम से सॉल्व। ठीक है ना? अब अगर तुम बोलोगे सर मैं ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा वाला लूँ, मैं उल्टा लेक करूँगा, मैं लूँगा 6 ग्राम हाइड्रोजन से 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज़ होता है, तो 1 ग्राम के लिए 28/6, तो फिर 10 kg के लिए 28/6 इंटू 10। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ। ये आएगा 46.6। ठीक है, तो इस टाइप से भी कंक्लूड कर सकते हो कि भाई देखो ऐसा है कि 10 kg के लिए मेरे को इतना ही kg चाहिए था और मेरे पास 50 kg है, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ और उसी की वजह से ये वाला स्टेप सेम रहेगा। तो क्या तुम लोग समझे कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना आसान है? इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। अपन मोल वोल के चक्कर में नहीं जाएंगे, अपन सीधा मास पे जाएंगे, जो दिया होगा उस पे जाएंगे। अगर ये मोल्स दिया होता तो हम मोल यूज़ करते, इसको भी मोल में लिख देते और आसान हो जाता काम। वॉल्यूम देता तो इसको भी वॉल्यूम में लिखे होते और काम आसान कर लेते। क्या बात समझ में आई? तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, सिंपल है। चलो देखो, तो अब ऐसा है कि अधिकतर जो रिएक्शन होता है लैब में हम लोग जो करते हैं लेबोरेटरी में, वो अधिकतर हम लोग सॉल्यूशंस के साथ करते हैं। मास लेके कोई रिएक्शन नहीं होता, लिक्विड ही फॉर्म में अधिकतर रिएक्शंस होते हैं सॉल्यूशंस के साथ। और सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई? तो एक सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्यूट मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल नमक पानी बनाना है तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट और नमक जो है वो सॉल्यूट है, दोनों को मिलाया तो क्या बना? सॉल्यूशन। तो अब क्या है कि इसके कंसंट्रेशन से ही अपना सारा काम होना है भाई, किस केमिकल में कौन सा कितना मिला है, कौन सा कितना पानी था, कौन सा कैसा था, ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम को अब सीखना पड़ेगा कि कैसे हम कंसंट्रेशंस को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिवली एक वैल्यू दे सकते हैं ना। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। या मतलब एक सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े, ये सॉलिड के लिए था। यूज़ तो सब जगह होता है बट अधिकतर ये सॉलिड में हम लोग एग्जांपल देखना नहीं, इतना ग्राम ये वो। लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा सा इस चीज़ को और एक्सपेंड कर सकते हो, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है उसको शो करने के लिए हम लोग 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। हम इस 4 पे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मैलिटी भी देख सकते हो बट नहीं देखेंगे उसको, सवाल कम आते हैं उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में मैं क्या ही बताऊं, सबसे पहला जो देखना है वो है मास परसेंट। मास परसेंट कैसे निकालोगे भाई? मैं तुमको बताया कि 100 ml में 2 ग्राम था सॉल्यूट, सॉल्ट था, तो मास परसेंट क्या? 2 बाई 100 इंटू 100 खत्म। तो इतना आसान चीज़ है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अरे ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है मोल फ्रैक्शन। दूसरा है मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? काई से। तो अब ऐसा मान लेते हैं चलो कि एक सब्सटेंस ए है जो कि बी में डिजॉल्व हुआ है। सब्सटेंस ए बी में डिजॉल्व होके सॉल्यूशन बना लिया। तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। और अगर मैं मानूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर Na और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज Nb, तो यहाँ से मैं बता टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहूँ काई ए, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से मैं काई बी निकाल सकता हूँ, जो क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा, अब ये देख के एक चीज़ तो तुम लोग को दिख रहा होगा ना कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होगा क्या? तो ये तुम लोग खुद भी प्रूव कर सकते हो। तो ये अपना दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग मोल्स का यूज़ कर रहे हैं। ये मास का यूज़ कर रहे थे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट जो होता है थर्ड चीज़ इसमें, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो ये क्या होता है? मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कर दूं किसमें? इन लीटर, तो मेरे को क्या मिलेगा? मोलैरिटी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन है मान लो, जिसमें 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट मिला हुआ है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो 1m सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 1 मोल इन 1 लीटर। क्या बात समझ में आई? तो अगर मान लो मैं 6 मोल डाला 6 लीटर में, 6 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसमें मैं पाया कि 6 मोल थे, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा? 6। 1 होगा ना भाई, 6/6 1। 6 लीटर में 6 मोल था, तो 6/6 1। ठीक है, तो अब इस चीज़ में एक चीज़ देखो, एक कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हम मोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है मान लो, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि 1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो मैं चाहता हूँ इससे कि मेरे को बना दो 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन दो। इसका यूज़ करके 0.2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन चाहिए। अब ये 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सोचो। तो 0.2 मोलर है और NaOH सॉल्यूशन में, तो मैं अगर बोलूं कि 1 लीटर में 0.2 मोल्स से, यही बोल सकता हूं ना मैं। तो क्या किया जाए बताओ? तो देखो, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? कितना ले रहे हैं हम लोग? 1000 लीटर। तो 0.2 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होना चाहिए? हाँ सॉरी, हाँ ठीक ठीक। और 0.2 मोल के लिए कितना हो सकता है? तो 0.2 इंटू मतलब 200 ml। ओके ओके, तो इसका मतलब क्या है? मेरे को 200 ml NaOH चाहिए। अब मैं एक काम करूं क्या, ये जो 200 ml NaOH है, इसमें 800 ml वाटर डाल देता हूँ। 800 ml वाटर डाल देता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1000। और मोलैरिटी 0.2 हो गई। क्या बात समझ में आई ना? ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो इसमें मैंने क्या किया, इतना ml मैं निकालूंगा, इसमें 800 ml
वाटर मिला दूंगा, तो अब जो मेरा सोल्यूशन है वो 1 लीटर का हो गया और अब उसकी मोलैरिटी हो गई 0.2 मोलर NaOH। क्या ये समझ में आ गया? तो यहीं से ना मास और वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, जो कि है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, और यहाँ पे m क्या है? मोलैरिटी, और v क्या है? वॉल्यूम। तो देखो अगर देखूं तो m1 कितना है मेरा? मेरे को 0.2 मोलर NaOH बनाना है ना, तो मान लेते हैं कि m1 मेरा 0.2 है, वॉल्यूम मेरा 1000 है, और m2 कितना है? 1 मोलर है, और v2 मुझे फाइंड करना है। मतलब इतने मोलर सोल्यूशन का मैं कितना लूँ? तो यहाँ से तो तुमको ऐसे ही दिख गया ना यार, v2 कितना है? 200 ml। तो इस तरीके से ये एकदम आसानी से आ सकता था। तो ये हमने उसको फिजिकली पहले समझा, फिर ये उसका फॉर्मूले से हम लोग देख लिए कि ये तो बड़ा आसान सा काम था। समझ में आया क्या? मतलब 1 मोलर NaOH में से मेरे को अगर 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाना है तो मैं कितना यहाँ से लूँ, कितना क्वांटिटी यहाँ से लूँ, और उसको फिर 1 लीटर कंप्लीट करा दूँ ताकि मेरा काम हो गया। समझ में आई बात? तो ये था हमारा मोलैरिटी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना, हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक, जो सॉल्वेंट होगा बस वही ऐड होगा, सल्यूट का एक भी पार्टिकल एक्स्ट्रा ऐड नहीं होना चाहिए इसमें, वरना इसका कंसंट्रेशन फिर से चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसका जो फोर्थ और लास्ट चीज है वो भी देख लेते हैं, चलो। तो इसका फोर्थ और लास्ट है मोलैरिटी से ही मिलता जुलता बट थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज मत होना। और ये भी इसी तरीके से है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर है ना ये, तो ये पर केजी है, ये पर केजी है। बट किसका? यहाँ पे सोल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। कोई दिक्कत इसमें? अब इनके सवाल तो एकदम आसानी होंगे ना, जब ये वाला अगर तुम लोग समझ गए हो तो फिर और सवाल तो आसानी होने हैं, तो इजीली उनको बना सकते हो। ठीक है, तो ये इतना ही है, ये 4 पे ही मैक्सिमम सवाल आते हैं। और इनमें अगर मान लो तुमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछने की बजाय तुमको मोलैरिटी दे दिया, मान लो मोलैरिटी दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, और तुमसे पूछ लिया वो क्या, वो तुमको सॉल्यूट भी बता दिया कि ये है, मान लो सोडियम क्लोराइड है, और वो तुमसे मास अगर पूछ दिया, तब क्या करोगे? तो भाई कुछ नहीं, ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, ये होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो इस चीज़ का यूज़ तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसके अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करके याद किए जाएं, बेसिक्स का यूज़ करके भी सॉल्व होता है सवाल, और हम वही करने वाले हैं। सारे सवाल इन्हीं फार्मूले से ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, इसका DPP दे रहे हैं, बनाओ और इन्जॉय करो।